Now reflect sections and reflect arc. So that is yawing. ये सब एग्जाम्पल हैं. ब्लिंकिंग ऑफ आईज. सर अभी हमें एक एग्जांपल देना है इसमें. स्नीजिंग, छींकना. अच्छा कर लो. स्नीजिंग, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, that is moving hand away after touching hot plate. Moving hand away after touching hot plate. And the variation in pupil size सर एक डाउट. due to variation in light. Variation in size of pupil due to variation in light. These are the action which does not require. तो बहुत रोमिल सार्थक ने कुछ नहीं किया. सार्थक आगे बैठो और पूरा आज का लिख के दिखाओ. ठीक है, इधर बैठो. यहाँ पे बैठो. इधर आओ. वो हम एडजस्ट कर देंगे. आप बैठो इधर. ठीक है. So variation in size of pupil due to variation in light are examples of reflex actions. कम से कम आपको आधा पेज आज लिखना है. ठीक है. So सर रिफ्लेक्स के बाद क्या है? are examples of reflex action. जो reflex action है, these are the response which does not involve process of thinking. क्या इन सभी में स्नीजिंग में छींक आ गई, डस्ट चला गया तो क्या सोचते हो कि छींकना चाहिए कि नहीं? वो तो आ ही जाती है. कोई हाथ ऐसे करे तो आँख ऐसे ब्लिंकिंग हो जाती है. तो इस तरीके से या प्यूपिल का साइज चेंज होना या स्नीजिंग होना या यॉइंग. तो यॉइंग भी क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन अगर कमी है तो यॉइंग करके हम जागने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन. यॉइंग करने से यॉनिंग है तो यॉनिंग बोल दो. ठीक है. सो एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस. अब जरा देखो, द पाथवे. हाँ जमा करो. द पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्स इन रिफ्लेक्स एक्शन. जो द पाथवे फॉलोड बाय नर्व्स कुछ काम करेंगे कि नहीं, तो वो जिस रास्ते को अपनाती है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं. ठीक. ओके. सो देखो, ये सो देखो इस बात को. द रिफ्लेक्स आर्क क्या है? द पाथवे फॉलोड बाय. जो नर्व है उसमें क्या कोई एक नर्व इम्पल्स है? नर्व इम्पल्स और कुछ नहीं है. इलेक्ट्रिक इम्पल्स ही को तो नर्व इम्पल्स कहते हैं. तो वो कोई ना कोई रास्ता अपनाती हैं. वो माइंड तक नहीं जा रही है, ब्रेन तक. वो एक ऐसा रास्ता अपना देती हैं, वो मसल तक चली जाती है. यहाँ से छुआ, स्पाइन से आके मसल तक आ गई. तो यही तो पाथवे है. द पाथवे फॉलोड बाय नर्व इम्पल्स फॉर रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क.
ठीक है, बाई नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन is called reflex arc. क्यों? क्योंकि it does not make a loop. ये पूरा लूप नहीं बनाती है, आधा रास्ता ही तो हुआ. As it does not make a loop, so termed as arc. अब जरा देखो, reflex action is a automatic response to stimulus. Action is automatic. कभी कभी जब हम स्टिमुलस को टच करते हैं तो हमारी बॉडी में एक ऑटोमेटिक रिस्पांस होता है. किसी को डस्ट एलर्जी है या पॉलन एनर्जी है, फूल सूंघते ही छींक आ जाती है, ऐसा भी होता है. पॉलन से भी एलर्जी होती है. फ्रेग्रेंस नहीं, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, पॉलेंस ऊपर में गुड़हल, वो नाक में चले जाए तो छींक आ जाए, पॉलन एलर्जी है. तो रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है, which is accomplished by sensory neurons, relay neurons and motor neurons. Which is accomplished, जो प्राप्त किया जाता है, ठीक है, by sensory neuron, relay neuron and motor neuron. Sensory neuron transmit impulse from receptors towards the central nervous system. As it does not make a loop, मतलब वो ब्रेन तक नहीं जाती. ब्रेन तक नहीं जाती, so it is termed as arc. ठीक है, तो ब्रेन तक, फिर मान लो ब्रेन तक जाएगा तो भी ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन में तो बहुत सारी और भी चीजें आएंगी, तो वहाँ जंक्शन भी बनेगा. तो ये एक आर्क है, सिंपल आर्क. जैसे अगर आप बोलें कि यहाँ से सुन लो, सर्कल तो तब भी नहीं होगा, लेकिन ब्रेन तक गई तो ब्रेन में अब आर्क जैसा नहीं है, क्योंकि वहाँ से फिर उसने आइज से भी कुछ लिया, फिर कुछ वहाँ पर ईयर से भी लिया, कुछ नोज से भी लिया और फैक्ट्री से, तो वो आर्क जैसा भी नहीं रहेगा. आर्क तो होती है जो एक सिंपली हो. तो जब यहाँ जंक्शन बन गया, अब इसके बाद वो यहाँ तक आया, फिर उसने यहाँ भेजा दूसरे एनालॉगस सेक्शन में कि चलो इसको एनालाइज करो, सीपीयू है ना, प्रोसेसिंग सेक्शन में. फिर वहाँ से कमांड सेक्शन में भेजा, तो वहाँ मैसेज है, कुछ हिस्ट्री है. फिर वहाँ से उसने फिर स्पाइन में भेजा, फिर इफेक्टर मसल को भेजा. तो अब उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल गई. तो आप ये नहीं कह सकते एक सिंपल आर्क है, उसमें कई चीज़ें मिल रही हैं, वो कहीं से कहीं जा रही है, फिर कमांड प्रिपेयर हो रहा है. दैट वी विल सी इन ब्रेन. इट इज़ नॉट एज सिंपल एज आर्क. लेकिन स्पाइन में तो सीधा वो मैसेज अपने आप ही चला है, वहाँ से छुआ नहीं कि आपके इफेक्टर तक सीधा चला गया सिग्नल, वही इम्पल्स ही चली गई. समझ में आ गई कि नहीं बात? तो अब तक तो आर्क कहा जाएगा कि नहीं? तो इसलिए ये ऐसे होता है. सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रांसमिट, सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. तो they transmit electrical impulse from receptor to CNS. हमारा हाथ रिसेप्टर हो सकता है. कल हमने आपको क्या बताया कि मान लीजिए हैंड, और ये कुछ भी गर्म चीज है, तो हीट है, तो हीट से जो हैंड है टच हो गया, तो हैंड क्या हो गया बोलिए? रिसेप्टर. और यहाँ से मैसेज जाएगा, कौन लेके जाएगा? तो सेंसरी न्यूरॉन ये कहाँ तक लेके जाएगा? CNS. CNS क्या है? ये मान लीजिए ये हमारी खोपड़ी हो गई,
और साथ में स्पाइनल कॉर्ड हो गई। तो ये जो भी है तो ये इट इज CNS। तो ये CNS का ही तो हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्कल अलोंग विद स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, इट इज ए पार्ट ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अब ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, इट ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS। क्योंकि अब एक आर्क बनेगी, CNS में यहाँ कौन है, स्पाइनल कॉर्ड, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से एक रिले न्यूरॉन होगा। तो वहां पर यहाँ से एक रिले न्यूरॉन हो जाएगा, रिले न्यूरॉन, और रिले न्यूरॉन के बाद फिर क्या आ जाएगा, तो हैंड है और ये मसल है, मसल ऑफ हैंड, तो वो हो जाएगी इफेक्टर, क्योंकि उस पर इफेक्ट आया, जिस पे इफेक्ट आएगा वही तो इफेक्टर हो गई। और फिर उसकी वजह से अब एक्शन क्या हुआ, रिस्पांस क्या हुआ बताओ, मूविंग ऑफ हैंड, मूविंग ऑफ हैंड, इट इज द रिस्पांस अवे फ्रॉम ही। समझ में आ गई कि नहीं। तो ये हो गई रिले न्यूरॉन, ये हो गई सेंसरी न्यूरॉन, और ये क्या हो गई, एंड इसमें जो चीज मैसेज आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, दो जगह सिनेप्स है। अब यहाँ पर एक मसल है, तो मसल को उसने कॉन्ट्रैक्टाइल बना दिया, तो उसने कुछ ऐसे हार्मोन या कुछ ऐसा रिलीज किया जिसकी वजह से मसल क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो इस तरीके से दिस इज मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है, सिर्फ बैठने के लिए नहीं कहा है, बोलो। वो स्टिमुलाई से जो स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स देखे जाते हैं, वो भी ठोस पर नहीं रह गया हाथ में जब से थे, बोलो। कौन, बोलो सौम्या। Sensory neurons transmit the electric impulse from the stimuli to the spinal cord. आप बोलो बेटा। Same answer. Relay neuron. अच्छा बोलो। So it sense the type of साक्षी, कहाँ है साक्षी? Sensory neuron transfer the message From? from receptor to हाँ। spinal Okay. cord. So impulse from receptor, रिसेप्टर से कहाँ भेजेगा, टू स्पाइनल कॉर्ड, जो किसका हिस्सा है। सब बाकियों के कहने में गलती कहाँ थी? गलती कुछ नहीं है, स्टिमुली से सिग्नल नहीं है, रिसेप्टर से सिग्नल लिया, रिसेप्टर ने उसको केमिकली प्रिपेयर किया, तो रिसेप्टर हैंड है, वहाँ पर जो इम्पल्स है वो उसको बस अब आगे बढ़ाना है, हैंड हो सकता है, नोज है, ये सब रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। हमें वो बाहरी चीज़ हो गई, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, स्टिमुली हम अपनी बॉडी से बाहर चले गए, हमें बॉडी के बाहर नहीं जाना, अंदर अंदर क्या हो रहा है। receptor हाँ, impulse तो- में बना दी। इम्पल्स को जब आपने स्टिमुली को छुआ तो रिसेप्टर ने एक मैसेज लिया हॉटनेस की वजह से एरिया, और उसने उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में तैयार किया। अब सेंसरी न्यूरॉन का फर्ज है कि रिसेप्टर से लेके उसको कहाँ तक पहुँचाना, न्यूरॉन का मतलब ही है कि मैसेज को पहुँचाना, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखो, रिले न्यूरॉन क्या करेगी, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट एक्ट्स एज लिंक बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स and motor neurons. So it is present. सिर्फ ये जो रिले न्यूरॉन है ये सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में ही नहीं होती, ये ब्रेन में भी होती है। ब्रेन इज फुल ऑफ रिले न्यूरॉन्स। समझ में आया, वो सब इंटरलिंकिंग प्रोसेस है, अंदर ही अंदर है, वो कहीं से लेता नहीं है, वो एक नर्व से लेके दूसरे नर्व को दे। जैसे रिले रेस है, वो टर्मिनल पे नहीं, वो बीच के व्यक्ति हैं जो रिले रेस की, यहाँ का वहाँ का। मतलब कहीं से वो पिकअप नहीं कर रहा और कहीं दे नहीं रहा, बस बीच में वाला। सो इट इज प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। एंड और ये क्या करेगा, सो इट सर्व एज लिंक बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, एंड
serves as link between sensory neurons and motor neuron. सर यही कहाँ है? लिंक का मतलब है इट ट्रांसमिट द मैसेज, इट कन्वेज द मैसेज। जैसे तुम्हारा मैसेज है तो कोई बीच में व्यक्ति है वो आगे कन्वे करते कन्वे करता है। इट चेंज कुछ नहीं, एक न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ भी सिनेप्स है, इसके पास भी डेंड्राइट एंड होगा, इसके पास भी नर्व एंडिंग होगी। कमांड करके कुछ नहीं, वैसे बाईपास करेगा। अब यहाँ पर अंदर में क्या है, वैसा कुछ तो 10th में नहीं है कि वास्तव में अंदर क्या हुआ, बट इसमें थिंकिंग प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या है कि प्री मतलब प्रिपेयर्ड कमांड है, पहले से बनी बनाई कमांड है कि हीट दिखे तो हाथ हटा लो, कॉन्ट्रैक्टाइल में करो, भेजेगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, इनके पास सब प्रिपेयर्ड कमांड है पहले से, तो वो चीज हाँ उधर जैसे सेंसरी न्यूरॉन से जो आया मैसेज वो सेम तो नहीं वही भेज देगा। अब वो जो भी करे इसके लिए कहीं नहीं, अगर आपको चाहिए तो हम डिटेल में देख के बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि क्या होगा। एक्शन क्या लेना है वो, मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से आया और वही नर्व इम्पल्स इज मूविंग टू दिस। अब आप देख लो, इसमें हमने जब सबसे पहले लिखा था कि रिफ्लेक्स आर द मूवमेंट ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू इफेक्टर, उसका जो पाथवे है उससे क्लियर हो रहा है कि नर्व इम्पल्स ही जा रही है। तो सर समझ में आई बात की नहीं? बताना है कि हाथ उठाना है, वो कौन बताता है? वो एक तरीके की प्री सेट कमांड है। तो मान लीजिए अगर शुरू में पहली बार बच्चे ने हाथ उठा लिया, जलने के बाद उठाया, तो माइंड ने वो कमांड फीड कर दी अब स्पाइनल कॉर्ड में कि कभी भी इस तरीके का अगर हीट आएगी तो तुमको हाथ अब उठा लेना। तो वो जिंदगी भर अब हाथ उठाएगा, पहली बार नहीं उठाएगा बच्चा, लेकिन पहली बार जलने के बाद वो उठा लेगा। सोते हुए बच्चे को भी अगर गद्दे के किनारे रख दो तो वो अपने आप उधर की ओर मुड़ जाएगा। क्यों मुड़ जाएगा? क्योंकि उसके वो गिर चुका है, उसको एक कमांड मिल गई है माइंड से। तो अब हर बार जितनी बार भी वो ऐसा होगा वो क्या करेगा कि अपने को बीच में कर लेगा। तो एक ये प्री सेट कमांड है। पहली बार जब बॉडी को नुकसान होता है तो माइंड पहले से ही उसको गाइड कर देता, ऐसा स्टिमुलस हो, ऐसा रिसेप्टर हो, ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर हो, तो ऐसे समय में ये कर लेना। अब आगे क्या होता है, बहुत आगे देखना है वैसा तो नहीं है, कंट्रोल में 10th के लेवल पर नहीं है, लेकिन बताना होगा तो हम देख के बता देंगे कि वास्तव में रिले न्यूरॉन में क्या होता है। आप ये समझिए बस उसको वो ट्रांसमिट कर रहा है और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल मसल में इफेक्टर का काम कर रहा है। सेम हो या दो, अब उसके बारे में हम अभी नहीं बता सकते, हमें देखना पड़ेगा। जो आपने क्वेश्चन किया है ना, हम उसका उत्तर दे देंगे। एक बार हमें देख लेने दीजिए, तब तो हम आपको सही सही बता पाएंगे। ऐसे तो कितनी बार ही पूछ नहीं बता समझ आई। वो मैसेज जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, वहाँ तक जा रहा है, बस इतना ही है। सर सेंसरी न्यूरॉन मैसेज है, इतना हमने बता दिया, वो प्रिपेयर्ड मैसेज है पहले से। हाँ बोलो। सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से मैसेज लेके वो रिले न्यूरॉन तक जाता है, फिर वहाँ से रिले न्यूरॉन उसको ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। वो उसको मतलब भेज देगा, फिर वो मोटर न्यूरॉन के पास जाएगा। मोटर न्यूरॉन भी एक तरीके का मतलब नर्व सेल है, और वो कहाँ तक जाएगा, मसल के अंदर गया हुआ है, और मसल में जाने के बाद वहाँ पे क्या करेगा, वो कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन रिलीज करवा देगा। हमारी बॉडी में जो मसल का मूवमेंट है वो किसकी वजह से होगा, हार्मोन के रिलीज होने की वजह से। तो वो जो वहाँ इम्पल्स पहुँचेगी तो वहाँ हार्मोन रिलीज कराएगी, कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन, और उससे हाथ ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उठ जाएगा। बाकी स्पाइन में क्या हो रहा है, रिले न्यूरॉन क्या कर रहा है, उसको हम कल बता पाएंगे। हमें एक बार देखना पड़ेगा वास्तव में, कि 12th की बुक रिफर करेंगे तो फिर हम देख लेंगे कि क्या क्या वास्तव में होगा, ठीक है। चलो, तो इसका सिंपली मतलब क्या है, इट सर्व एज ए लिंक बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। इतनी बात है, वो बस कन्वे करता है मैसेज, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखना हो तो इट ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन। लिंक का मतलब ही है कि इट ट्रांसमिट्स मैसेज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मोटर न्यूरॉन्स। नाउ सार्थक 3 न्यूरॉन्स के नाम बताओ।
चलो आगे से आ सर तो कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम CNS टू मसल सेल। ये तो आसान है, मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा है, ट्रांसमिट मैसेज CNS, या तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मैसेज हो या बिल्कुल रिसेंटली प्रिपेयर्ड हो। ब्रेन है तो वो रिसेंटली प्रिपेयर्ड मैसेज देगा थिंकिंग के बाद, सब एनालाइज करके, और ये पहले से बनी बनाई चीज़ है, सिंपली ऐसे रेडीमेड मैसेज है, रेडीमेड मैसेज है ना पहले से। तो स्पाइन के पास जो मैसेज है वो रेडीमेड है, पहले जो घटना घटी है उसके आधार पर उसे वही हर बार वही करना है, जितनी बार टच होगा। और हाँ, स्टिमुलाई, स्टिमुलाई ये है बस, ये जो हीट है, हीट, और ये हमारी बॉडी के अंदर का सिस्टम है। तो हीट और तो हम चीज छूते हैं तो उसके अंदर अंदर अब न्यूरॉन का सिस्टम हम देख रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, से दे ट्रांसमिट, these transmit nerve impulse। nerve impulse भूल जाए तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लिख लीजिए, इम्पल्स, that is electrical impulse, ठीक है, from CNS या स्पाइनल कॉर्ड। देखो ब्रेन भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेन से भी मोटर न्यूरॉन्स जाते हैं, बहुत सारा काम करवाते हैं कि नहीं। तो या ब्रेन टू जो इफेक्टर मसल है, जिसे काम करना है, उस मसल को क्या कहते हैं, इफेक्टर मसल। ओके, नाउ so let us see how reflex actions are achieved। हाँ बोलो। Okay, now ऐसे स्पाइनल see, और न्यूरॉन, कॉर्ड न्यूरॉन स्पाइनल होगा। सर CNS का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में लिखवा चुके हैं। पूरे मतलब हर बॉडी पार्ट में छोटी छोटी हाँ, वो जो चीज चारों तरफ फैली हुई है जो वहाँ तक स्ट्रिंग हो रही है, सो दैट इज CNS फिर दो ही। अब कुछ भी जैसे हमारी बॉडी में है, अगर वो किसी चीज़ को रिसीव करता है तो हमारे रिसेप्टर्स में कुछ ऐसे भी होते हैं जो हीट को करें, उनको कहेंगे थर्मो रिसेप्टर्स। कुछ ऐसे होते हैं जो लाइट को करें, उनको कहेंगे फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। और कुछ स्मेल को करेंगे तो वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो वो अलग अलग स्मेल रिसेप्टर्स हैं। हीट को करें तो थर्मो रिसेप्टर है, लाइट को करें तो फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर यहाँ मौजूद है, ठीक है। ओके, सो अब देखिए हाउ रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस। हाउ रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस when we touch hot plate, then thermoreceptors। अब जब हॉट प्लेट है, हम किसी तरीके से तो अलग अलग ये क्वेश्चन आएगा हाउ रिफ्लेक्स एक्शंस, तो जरूरी थोड़ी ये एग्जांपल है, तो इसमें कोई और वर्ड नहीं लिख सकते? और भी लिख सकते हैं। तो आप ये लिख दें देन द रिसेप्टर्स, तो फिर हम लिख दें हॉट प्लेट। कुछ हॉट कोई ना कोई एग्जांपल लेके चलना होगा, तो उससे क्या होगा कि आसानी रहेगी। हाँ, वो सब हो सकता है, बट ये जनरली यही एग्जांपल चलता है। आपके बोर्ड बुक में भी यही है, इसी को लिखो, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरे में शुरू करना हो तो दूसरे में लिख दो कि व्हेन पॉलन ग्रेन गोज टू अवर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, देन फिर क्या होता होगा, देन इट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, फिर वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स चलती है। समझ में आया? तो एक एग्जांपल वो ब्रेन को जाएगा। अल्टीमेटली क्या होना है क्या नहीं होना है रिफ्लेक्स एक्शन में। अब ये नाक से किया तो वो ब्रेन करेगा, वहां से रिफ्लेक्स एक्शन कर देगा। स्नीजिंग है वो भी यही करेगा। साइज ऑफ प्यूपिल का चेंज होना है वो भी वही करेगा। लेकिन जो नेक से नीचे का है तो वो फिर स्पाइनल कॉर्ड करेगा। तो व्हेन वी टच हॉट प्लेट देन थर्मो रिसेप्टर
प्रेजेंट इन आवर हैंड, रिसेप्टर्स, सर नेक्स्ट ऊपर वाला सीधा ब्रेन कंट्रोल करता है। हाँ, इन आवर हैंड, उसको क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा और फिर क्या करेगा, डिटेक्ट इट एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो हाथ ने उसको हाथ में थर्मो रिसेप्टर है, उन्होंने उसको रिसीव किया और उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि सिनेप्स पर दूसरे डेंड्राइटिक एंड ने बाहर से आने वाले किसी सब्सटेंस को रिसीव किया हो। तो ये हम देखते हैं कि नहीं कि सिनेप्स पे ये एंड है और वो क्या करता है बताओ, इसमें छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, तो रिसेप्टर साइट्स होते हैं, तो वो बाहर से आने वाले जो केमिकल मैसेंजर हैं, तो ये कोई हॉट चीज है, तो वो क्या करेगा, ये थर्मो रिसेप्टर जैसे यहाँ से होता है और फिर वो क्या उसको इलेक्ट्रिसिटी में नहीं कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे यहाँ से एक इम्पल्स चल रही हो तो ये एक इलेक्ट्रिसिटी चल रही, तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर कोई हॉट प्लेट है तो थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन अवर हैंड, ये भी तो एक डेंड्राइटिक एंड ही है, तो वो चाहे दूसरी नर्व एंडिंग से ले चाहे बाहर से ले ले, है तो डेंड्राइटिक एंड ही ना, तो इसलिए इसने बाहर से लिया और उसे सीधा किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसलिए इसको रिसेप्टर बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ, जो रिसीव करते हैं इधर वही रिसेप्टर, वो रिसेप्टर्स हैं। तो वास्तव में जो डेंड्राइटिक एंड है वही रिसेप्टर्स हैं, उन्हें केमिकल मैसेंजर जो भी है तो उनको ले लेना है, बाहर से भी केमिकल वही लिए जाएंगे या कुछ भी होगा, हीट होगा तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस एक क्रिएट होता है और उससे करंट क्रिएट होती है। तो अब देखिए, एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। हाँ, सर इन इम्पल्स के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगा? डिस्टेंस नहीं, जब आप किसी चीज को टच करोगे तो टच करने पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, क्योंकि आपके और उस बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, तो उससे क्या होगा, दैट इज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट है। हमने आपको बताया कि अगर एक बर्फ में और एक उबलते हुए पानी में डाल दो तो उससे करंट हो सकता है। ठीक है, तो ये हम वैसे तो 11th में आप लोग इसको पढ़ोगे कि थर्मोकपल कहते हैं। ठीक है, इसके वीडियोज में वीडियो दिखाए जा सकते हैं 11th के बच्चों को, फिर वो चीज़ करके भी दिखाई जाती है। तो थर्मोकपल में बहुत कुछ चलता है, तो अपने आप जो ऑटो कट ऑफ होते हैं ना चीज़ें, वो सब थर्मोकपल पे चलती है। जैसे आपकी मिक्सी में ऑटो कट ऑफ होता है किसी भी चीज़ में, तो वो सब थर्मोकपल पर ही बेस्ड है। ठीक है, अब जरा देखें तो वो कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, फिर इलेक्ट्रिकल इट मूव्स थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स टू CNS। अब वो CNS कहीं का भी हो सकता है, ऊपर की चीज के लिए ब्रेन होगा और नीचे की चीज के लिए, तो हम यहाँ पर चूंकि हाथ की बात कर रहे हैं तो स्पाइनल कॉर्ड कर रहे हैं। दिस इज ट्रांसमिटेड through sensory neuron to spinal cord। इन केस अगर मान लो कोई ऐसी चीज है कोई भी है, रिसेप्टर इज अबव नेक, देन इट इज ट्रांसमिटेड टू ब्रेन। In case receptor is above neck, then transmitted to brain। तो अब जरा देखो, स्पाइनल कॉर्ड, there it is picked up by relay neuron and the message in similar form, and message is conveyed to motor neuron, ठीक है, फिर
ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कमांड, कुछ उसके पास पहले से ही प्रिपेयर्ड कमांड, अलॉन्ग विथ कुछ उसे तुरंत नहीं बनानी पड़ी, कोई प्रोसेस नहीं है, अलॉन्ग विथ प्रिपेयर्ड कमांड, अलॉन्ग विथ प्रिपेयर्ड कमांड। अब इसके बाद क्या होगा? नाउ मोटर न्यूरॉन ये क्या करेगा? ट्रांसमिट दिस मैसेज टू, जो भी आपकी ये मसल यहाँ पर, ठीक है, इफेक्टर मसल होगी, उस पर भेजेगा। नाउ मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट द मैसेज। वास्तव में ये जो भी मैसेज, एल्बो के पास कोई मसल होगी, कॉन्ट्रैक्टाइल, मैसेज टू कॉन्ट्रैक्टाइल मसल इन एल्बो, तो एल्बो में होगी, ठीक है। और फिर क्या होगा बोलो? देन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आवर हैंड इज मूव्ड अवे फ्रॉम हॉट प्लेट, ठीक है। देन muscle contracts and we move our hand away from hot plate. Later on, the complete report is sent to brain and brain regularizes it and also keep in जो इसके आर्काइव है, जो उसमें डाल देगा कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ गर्म प्लेट है, तो वो अपने आगे के लिए नोटिस कर लेगा। सो लेटर ऑन द कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि ये था और हमने ये कर दिया, ये सब ब्रेन को पहुंच जाएगा। इंफॉर्मेशन is sent to brain and brain regularizes it। जैसे तुम कह दो कि जाके जज साहब मिलॉर्ड, वहाँ एक चोर मिला था, हमने उसका गला काट दिया। अच्छा चोर था वो गला, हाँ अच्छा किया, चलो जाओ हम नेक्स्ट लिए। ये रेगुलराइज कर दिया, ओके ओके रेगुलर। जैसे तुम छुट्टी से लेट आई, तुमने 2 दिन की छुट्टी स्कूल में मांगी थी, तुम 3 दिन बाद पहुंची, कहेंगे ठीक है हमने आपकी छुट्टी रेगुलराइज कर दी, अब 3 दिन की माननी चाहिए। ऐसे कर देती ना कई बार टीचर, 2 दिन की थी लेकिन वो रेगुलराइज कर देंगे, कह देंगी वो हमने आपको ऑथेंटिकेट कर दिया। अब वो इलीगल नहीं रह गई, ब्रेन के पास चली गई तो इलीगल नहीं है ना, ब्रेन ही तो हमारी बॉडी का कमांड है। सो नाउ सेंड टू ब्रेन एंड ब्रेन क्या करेगा? रेगुलराइज इट। ये इस तरीके से, दिस इज द रिफ्लेक्शन। अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड ने गलत टाइम पे गलत है, अब उसके पास ऐसी कोई कमांड है ही नहीं कि वो कर पाए, वो प्रिपेयर्ड कमांड है सर। ये वाला फोटो रिसेप्टर हो तो ये करना, थर्मो रिसेप्टर हो तो ये करना, उसके पास अपना काम करने की शक्ति नहीं है। जितनी शक्ति उसको दी गई है उसी पे काम करे, नहीं तो बॉडी की हानि हो जाएगी ना। सर नेक के ऊपर जो ब्रेन में जाता है उसमें भी थिंकिंग प्रोसेस तो उसमें भी नहीं होता। नहीं होगा, जैसे तुम्हें कुछ दिखा साहब ऐसे कर दिया, कुछ दिखा आप पलक नहीं चपक जाती है, तो उसमें क्या उतनी देर में सोच लेते हो। जैसे अचानक कुछ हो रहा है तो वो ऐसी चीज हो जाती है, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई, तो वो सब क्यों होता है? सोचने से तो नहीं होता है ना। यहाँ पर हमने देख लिया है कि जैसे मान लीजिए कि ब्राइट लाइट है, स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस ब्राइट लाइट है। बात ना करें तो ब्राइट लाइट से अब यहाँ पर बोलो रिसेप्टर क्या होगा? आई। तो उसके रिसेप्टर अब फोटो रिसेप्टर होंगे और सेंसरी न्यूरॉन से आगे जाएगा। सर
इसे हमेशा ऊपर ही ले जाने से आर को नीचे ले जाना कहीं भी ले जा सकते हो, उससे कोई लेना देना नहीं, ऊपर से नीचे बना दो, बस एक मूवमेंट दिखाना है। फिर ये ब्रेन है, तो अब ऐसे केस में CNS की एक्टिविटी क्या हो गई, ब्रेन। और ब्रेन में क्या होगा, ब्रेन में रिले न्यूरॉन होगा, और रिले न्यूरॉन से फिर ये आगे जाएगा, और यहाँ पे क्या है, ये इफेक्टर हो गया। इफेक्टर क्या है, दैट इज द प्यूपिल ऑफ आई या आइरिस। आइरिस को ये सब करना है, डायफ्राम ऑफ आई, वही तो कंट्रोल करता है। प्यूपिल करके तो खाली जगह है, तो दैट इज इफेक्टर कौन है, डायफ्राम मसल। या आप डायफ्राम बोले या आइरिस, आपको क्या ठीक लग रहा है, मसल। फिर उससे क्या होगा, तो रिस्पॉन्स क्या हुआ कि ब्लिंकिंग नहीं होती है, छोटा हो जाएगा। अच्छा प्यूपिल का साइज दैट इज साइज ऑफ प्यूपिल। इतनी बात हो गई। तो जैसे वो रिस्पॉन्स था, और यहाँ क्या लिख दोगे, मोटर, तो वही चीज ऐसे लिख दो, ये हेड के ऊपर का हो गया। तो रिफ्लेक्स आर्क जो भी है, इसको थोरैक्स कहते हैं ना, गर्दन को मालूम है कि नहीं, थोरैक्स। और थोरैक्स के नीचे है तो थोरासिक कैविटी, फिर एब्डोमिनल कैविटी। ओके, नाउ अब आगे चलते हैं। लेट अस कम टू ह्यूमन ब्रेन। इसका डायग्राम आता है, इसके हेडिंग बता दीजिए कैसा क्वेश्चन आएगा। अभी तक कुछ क्वेश्चन नहीं आया, नहीं मतलब ये क्या इन सब पे कुछ भी नहीं आता, So, बस ऐसे ही हम लोग अभी थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, आएगा नहीं। सर जो दो न्यूरॉन्स के बीच रिफ्लेक्स सेक्शन है, एक नंबर का कुछ आ जाए तो आ जाए। रिफ्लेक्स सेक्शन में ये रिफ्लेक्स सेक्शन है कि नहीं है, ये ऑटोनॉमस है कि वॉलंटरी है, ऐसे करके आएगा। कोई एक बड़ा क्वेश्चन करके नहीं आता। So, इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़े सर ये फिर। जो बीच की जो न्यूरॉन होता है वही होता है रिसेप्टर। रिसेप्टर बीच के ये हाथ रिसेप्टर है। हमारी शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो रिसेप्टर है। आई एक रिसेप्टर है, उसमें फोटो रिसेप्टर मौजूद है, नाक में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर मौजूद है, ठीक है, टंग पे गस्टेटरी रिसेप्टर मौजूद है, हाथ में थर्मो रिसेप्टर मौजूद है, कान में सोनो रिसेप्टर है, ऑडियो रिसेप्टर्स, ठीक है। कान में मतलब ऑडिटरी नर्व्स है, तो ऑडिटरी रिसेप्टर्स मतलब साउंड को रिसीव करने वाले। समझ में आ गई बात, चलो। सॉरी आर्क मत मिटाना। सर रिसीव तो सेंसरी हाँ, अब देखिए सेंसरी में और रिसेप्टर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, डिफरेंस क्या बता दीजिए। सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर्स हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, ये सब है, और त्वचा, यही है। और फिर यहाँ से जो मैसेज लिया जाता है, ये रिसीव करती है, ये देखती हैं कि बाहरी वातावरण से हमको जोड़ देती हैं। अगर मान लो आपकी जीभ काट दी जाए, आँख फोड़ दी जाए, नाक कर दी जाए, तो 5 ज्ञानेंद्रियां खत्म, तो आप बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो रिसेप्टर्स जो बाहर से सूचनाएं संग्रहित करते हैं, ये संग्राहक हैं, लेकिन जो शरीर के अंदर इनको संचालित करते हैं वो न्यूरॉन्स हैं, उनको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये बाहर से जो रिसीव किया वो रिसेप्टर है, लेकिन अंदर क्या उनको कन्वे नहीं करोगी, वो न्यूरॉन्स हैं। समझ में आई? तो मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू न्यूरॉन्स एंड फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वॉट एवर इज रिसीव इट इज थ्रू रिसेप्टर्स। तो 5 आपकी बॉडी में जो सेंसेस हैं, ठीक है, वो ये किसको, थर्मो रिसेप्टर है। सुन गया। So, इतनी बात तो समझ में आ गई। किसी किसी की जो 6th जो है प्रज्ञान चेतना होती है, तो वो 6th सेंस जागृत हो जाता है, ट्रांस कॉन्शियसनेस जैसा ही बता रहे हैं। अब आगे देखो, ह्यूमन ब्रेन
नाउ ये पूरा नोट कर लिया है. ना सो नीचे वाला आर्क So ह्यूमन ब्रेन इज मेन थिंकिंग पार्ट. तो जो हमारी ह्यूमन ब्रेन है वो किस किस चीज से कंसिस्ट होती है, थोड़ा सा हमें मिटाना पड़ेगा. बोलो कहाँ तक किया है? सो वो आर्क तो चार्ट रहेगा ना, चार्ट खा लो आप उसके बाद में. चलो ओके. नाउ लेट अस सी ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन का मॉडल भी है हमारे पास, दिखा देंगे. नाउ ये क्या है? हमारा ब्रेन है, लगता तो नहीं है. ठीक है. अब देखो इसके बाद इसमें ये 3 मेनिंजेस बनाओ. कभी किसी को मेनिंजाइटिस हुआ है? सब क्या होता है? ये देखो मेनिंजेस का मतलब है 3. सुनो, ये 3 लेयर है अंदर में स्कल के अंदर. लिक्विड सूख जाता है शायद, है ना? हाँ, अगर वहाँ पर लिक्विड सूख जाए ज्यादा देर जागने की वजह से तो उसको कहते हैं मेनिंजाइटिस. मुझे पता है ना। क्या होता है? सर इतनी तेज दर्द करेगा कि बिल्कुल उल्टी होने लगेगी, चक्र आने लगेंगे. सर ये वापस ऐसे रिकवर कर सकते हैं? सर जिसको हर वक्त नींद नहीं सब वो आती, लिक्विड रिकवर सर ये रिकवर हो सकती है? खीरा खाने से, खीरा अगर खाते हैं तो रिकवर होगा. सेलुलोज, आगे खरीदना पड़ेगा. और कुछ भी नहीं खाओगे, सिर्फ खीरा खा हाँ खीरा है, ककड़ी है, जो ऐसी चीजें वही खाएं. ये देखो these are 3 meninges. 3 लेयर बना दी. इनमें क्या होगा बताओ? ये सही बताया तुमने, बताया ना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. कौन बोला? यही बोले हम. ये पढ़ पढ़ के आते हैं सब यहाँ पर सबको. ये स्कूल में बताया. तो ये लिखो, ये देखो दिस इज 3 meninges. कहीं पर भी अगर तुमको अपने आर्थर में, घुटनों में दर्द हो रहा है तो आर्थराइटिस. मेनिंजेस में दर्द हो रहा है, आइटिस का मतलब दर्द, तो मेनिंजाइटिस. हाँ आंखों में हो रहा है तो कंजक्टिवाइटिस. ऐसा इसकी आवाज से हमें काम करना है. ये देखो, तो सबसे पहले हमारा जो स्कल है, स्कल के अंदर क्या है? ब्रेन है. ठीक है. नाउ लेट अस सी. आवाज काम एक इरेजर ये देखिए, सो ये ह्यूमन स्कल है. ओके. अब ये देखो, तो आप स्कल में देख रहे हैं क्या? ये सूचर्स दिख रहे हैं जहाँ ये बिल्कुल अलग अलग. अगर जैसे यहाँ पे आपके अंदर ब्रेन का ऑपरेशन होता है तो जो सूचर्स हैं वहाँ पर छेनी डाल के इसको तोड़ा जाता है तो ये सब अलग अलग हो जाता है. ये देखो, सुन लो, ये इसके अंदर क्या है? ये तो बंद हो जाएगा, लेकिन आप सूचर इसी में मारेंगे तो ये सब अलग हो जाएंगे, फिर से जोड़ देंगे. तो समझ रहे हैं? ठीक है. उनके हाथ में का पॉइंट है, ये देखो, रंग बिरंगा. समझ में आ गया ब्रेन? वांची को दे दो प्लीज. ये समझ में आ गया. तो स्कल के अंदर क्या है? सर पे लगा के, हमारे तो बड़े हो जाते हैं. अब अगर तो मैं तो ध्यान रखना एटलीस्ट बालों में. ब्रेन में
कौन सा पार्ट जोकर लगती है। वो सब बताएंगे। फिर भी करती है, बोल भी नहीं पाएगी। ये देखो, तेरे मुंह पे लगाता था ना। हमने तो लगा, अब मुझे लगा ना। यस, ये मुंह पे कब मुंह उसका जबड़ा टूटा हुआ है। ये इसको देखो। नाउ वो ऐसी जादू में, हाँ, बंगाली बात, बंगाली बात। ये देखो, खोपड़ी कहाँ से ये पीछे रहते जा तो इसमें भी सूचर्स आपको दिख रहे हैं ऐसे खोलने के लिए। चलो, ओके, नाउ सी, ये तो तुमको पता चल गया। अगर स्कल के अंदर जैसे मैंने तुमको सीधा ब्रेन दिखाया, वो अगर टकरा गई हिलने डुलने से, तो क्या तुम्हारी ब्रेन को नुकसान नहीं होगा? तो उसको 3 बैलून में रखा गया, उन तीनों बैलून में पानी है, और फिर उसके अलावा भी इसके अंदर भी पानी भरा, उसमें भी फ्लोट कर रही। ये ब्रेन इसमें तो फ्लोट कर ही रही है, और 3 ऐसे बैलून है जिसमें पानी अगर टकराएगी तो भी सीधा इस हड्डी पे नहीं टकरा पाएगी, क्योंकि उसको वहां तक फ्लोट होने में, जैसे पानी के अंदर कोई चीज तैरती ना हो तो वो सीधे नहीं टकरा सकती। इट इज ए वेरी गुड कुशनिंग इफेक्ट, उसको काम करना है। तो इसलिए क्या होगा, अंदर भी फ्लोटिंग लिक्विड है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, और साथ में मेनिंजस के अंदर भी वही फ्लूइड है, तो इससे वो सीधा नहीं टकरा सकती है। वो सीधा हिट करने से तो ब्रेन खराब हो जाए, ठीक है कि नहीं? तो लेट अस राइट इज, सबसे बाहर क्या है बताइए? दैट इज क्रेनियम। ये जो पीला पीला दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे? ये वही चीज है जो इस समय अर्पिता के हाथ में, यशिका के हाथ में है। उसके ऊपर है। ये देखो, सुन लो, इसको क्रेनियम को हिंदी में कहते हैं खोपड़ी, और इंग्लिश में कहते हैं स्कल। ये देखो, सो दिस इज जो आउटर है, इसको लिखो क्रेनियम। दीवार पे ओके, अब जरा देखो आगे की बात देखें। क्रेनियम तो ये क्या है? आउटर से, मान लो तुम्हारे सर पे कोई डंडा मार दे तो भी तो दिमाग की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं? तो कौन रक्षा करेगा? खोपड़ी। समझ में आया कि नहीं? अरे कई लोग तो सर पे मार देते हैं, ऐसे ऐसे मार दिया। ठीक है कि नहीं? खोपड़ी का क्या होता है? पकड़ के बाहर। इतनी बात समझ आ गई? स्किल हो गया, स्कल। स्कल के बाद क्या हो गया? देखो, नाउ देयर आर, पहले लिख लो क्रेनियम। क्रेनियम का मतलब स्कल, खोपड़ी। अब आगे की बात देखिए। इसके बाद ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो सबसे यहाँ पर ऐसी चीज है, इसको लिख लो ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक जानते हो? जिसमें 3 लेयर हो, तो उसको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अगर 3 लेयर होती है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। कभी आपने ये चीज सुनी है कि एक ऐसा जीव होता है हाइड्रा? हमारे पास ये रखा है, तो मतलब ये इस तरीके से होता है। तो एक इसमें क्या होता है? आउटर, ये देख लो, एपिडर्मिस, और एक क्या होता है बोलो? एंडोडर्मिस, अंदर की त्वचा और बाहर की। ये डाइप्लोब्लास्टिक है। दो इसमें लेयर है। यहाँ खाना खाएगा, जो इसका माउथ है वही इसका एनस है, वहीं से खाना निकालेगा, वेस्ट निकालेगा। समझ में आया? तो इसलिए इसका ओपन गट सिस्टम है कि क्लोज्ड गट? क्लोज्ड गट। हम लोगों का ओपन है, ऊपर से नीचे तक खुला। कांच खा लो, कुछ खा लो, सब निकलता चला जाएगा। खाते हैं कि नहीं लोग? इनका ऐसे क्लोज है, क्योंकि जो माउथ है वही एनस है, हाइड्रा। तो इनका क्लोज्ड गट है, और हम लोगों का कैसा है? ओपन गट सिस्टम है। ठीक है कि नहीं? वो जैसे तुम कह दो कि वो हमने रबर की बॉल निकल ली है, डॉक्टर कहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं सर, कुछ तो अच्छा ठीक है, हाँ कुछ तो देना चाहिए, 200-300 तो कमाने का कुछ ले लीजिए। समझ आई? लेकिन अगर तुमने रबर की बॉल खा ली है तो रबर की बॉल ही निकली।
अब आगे की बात देखो, तो हमने आपको बता दिया कि हम लोग ट्राइप्लोब्लास्टिक हैं, एक एपिडर्मिस, फिर एक इसके अंदर मीजोडर्मिस, और फिर जो अदर हमारे ऑर्गन्स हैं वो एंडोडर्मिस, सब अलग अलग, उनके बीच में भी तो कुछ भरा है। जब अंदर के ऑर्गन्स हमारी स्किन से चिपके ना हो, अलग हो जाए, पिंच ड्रॉप, तो हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाते। बोलो इसके अंदर की त्वचा यहाँ से निकालोगे, निकल जाएगी क्या? नहीं निकल पाएगी ना, वो उससे चिपकी है, तो ये डाइप्लोब्लास्टिक है। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, और अगर निकल जाए तुम्हारे अंदर से निकाल के स्टमक निकाला जा सकता है? हाँ, निकाला जा सकता है, हर ऑर्गन निकाला जा सकता है। तो इसलिए हमारी बॉडी का हर ऑर्गन अलग से फैला फैला के रख दो, और सबको दिखाने के बाद रख दो, फिर सौम्या को जिंदा कर दो, जाओ खेलो खेलो, शाम को आना, फिर बच्चों को दिखाया जाएगा। ऐसा हो सकता है ना, हम लोग ऐसा होता है। तो इस चीज को क्या कहते हैं? ट्राइप्लोब्लास्टिक। तो ये कैसी लेयर है बताओ? ट्राइप्लोब्लास्टिक। तो ये मेनिंजेस है, मेनिंजेस समझ में आया? 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस, 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस। वो सूख जाता है उनके बीच का पानी, तो ऐसे में खोपड़ी सीधा टकराती है, इसका इतना भयानक दर्द होगा, और ज्यादा देर जागने से ऐसा होगा, जिसकी नींद पूरी होगी। अब जरा देखो कि ये देखो, इसके बीच में ये आप लोग लोकेट करो, ये क्या है? हाँ, 3 लेयर, इसको ट्राइप्लोब्लास्टिक है। हाँ, वो ट्राइप्लोब्लास्टिक 3 लेयर्स है। ट्राइप्लोब्लास्टिक वो हम लिखा देंगे, ब्लास्ट का मतलब लेयर। अब जरा देखो, ये क्या चीज है? बनाते जाओ, बना रहे हो ना साथ तक? कहाँ तक लिखा है अभी? आज ठीक है, अच्छा काम किया बेटा आपने, ऐसे रोज करो तो हमें कितना अच्छा लगेगा। चलो अब ये देखो, बनाइए सौम्या, बात ना करो। ओके, ये देखो, इसके बाद ये हम लोग देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है दैट इज मिड ब्रेन, ठीक है? तो बीच में मिड ब्रेन है, और इसके बाद इधर कुछ ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड। हमने आपको बताया था ना कि उनके जो जूसेस हैं वो किसमें मिलते होंगे? दैट इज ब्लड में मिलते हैं। और ये इधर पर आप लोग देख रहे हैं, ये फूल गोभी, ये सो दिस इज, ये देखो, अरे तुम भी बताना इन सब के पर्पस। तो ये फिगर भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद ये देखो, नाउ इस ये यही चीज नीचे निकल गई, और इस यहाँ पर भी ये ऐसे होते होते नीचे, ये देखो। तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि ये देखिए, नाउ अभी इनके लोकेशंस और इनके पार्ट्स के नाम बताने। नहीं लगता है सीधा। देखो दिव्यांगी, ध्यान दो। सर दिव्यांगी ने तोड़ दिया। सर मैंने नहीं तोड़ा, ये ऐसे ही आया था। दिव्यांगी ने तोड़ा है। सर नीचे का तोड़ने के पैसे लगेंगे। सर मैंने नहीं तोड़ा। क्या चीज? तोड़ने के पैसे लगेंगे। ये तुमने इसका दांत ही तोड़ वही तो सर बोल रहे हैं, हम तोड़ दिया इसने। कोई बात नहीं, टूट गया। सर आपको लगता है मेरे में इतनी पावर ओके, होगी? अब आगे देखो, दिव्यांगी ने तोड़ दिया। अरे वो ग्रीन वाली। देखो ये सारी लेयर यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है?
क्योंकि ये सब किसके लिए हैं? दैट इज जो सेरिबेलम, ये ऐसा यहाँ पर है जो इस तरीके से है, ठीक है। सो फोल्डेड स्ट्रक्चर, कोई बात नहीं। अभी नहीं, हम लोग कुछ इंटरनल जोक हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, सो दिस इज क्रेनियम, ये दैट इज दैट इज सेरिबेलम। देखो डिस्टर्ब करोगे तो फिर कैसे होगा? ध्रुवांशी क्या कहती है? हाँ बोलो, क्या दिक्कत है? क्या हाँ, तो उन सबको ध्यान नहीं दो, चलो ठीक है। सर एक और सर दिखाइए क्या करेगा? लो, ये तो मेरी वो भांजी ने दिया है, वहां से लाके कोई मर गया था, उसके साथ तुम खेल रहे हो। इतनी मुश्किल से तो प्रोक्योर करके लाई, चलो ओके। इस चीज का क्या नाम है? दिस इज सेरिब्रम। सेरिब्रम, ये जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन फोर ब्रेन कहलाता है। समझ में आई बात की नहीं? सो दिस इज कॉल्ड, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, सो दिस इज कॉल्ड फोर ब्रेन। देखो इस चीज को, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, ओके। फोर ब्रेन बनाओ, फिर आगे की बात देखी जाए। अरे बना यार, तो पढ़ ही जाना अपनी बॉयल कैसे किया? तो ये हमारी बॉडी में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और साथ में क्रेनियल नर्वस सिस्टम है। इसको देखो, मुझे हिंदी दैट इज सेंट्रल नर्वस स्नायु सिस्टम। तंत्र। बाकी ये स्केलेटन है जिसमें कि आपको दिखाया जाएगा कि ब्रेन क्या है। ये लीजिए, ब्रेन के बारे में ये लो, ब्रेन असली साक्षी के पास। नहीं, ब्रेन असली सारे आगे देखिए, सो दिस इज फोर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आगे देखिए, यहाँ पर ये क्या दिखाया गया है? सुन लो, हाइपोथैलेमस, हाइपो अब जरा देखो, इसमें पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम, ये सब देखो। दिस इज पॉन्स, दिस इज मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, और ये क्या है? सेरिबेलम। ये सब क्या है? इसको कहते हैं हिंड ब्रेन, छोटा दिमाग। कहते हैं यहाँ मत मारो किसी के, चोट लगती है। फिर कहाँ? यहाँ। ये देख लो, नाउ ये हिंड ब्रेन है, ये जो पीछे निकला हुआ, दिस इज हिंड ब्रेन।
और ये इससे स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, ये पीछे फूल गोभी है, हिंड ब्रेन। अच्छा अब जरा देखो इसके अंदर क्या है, इसमें अलग अलग पार्ट हैं लेकिन इसके अंदर मिड ब्रेन देखो, तो ये देखो ठीक है, इसको पहले अलग कर लें, दैट इज हिंड ब्रेन का पार्ट है। लेकिन अगर हम इसको तो बीच में आपको दिख रहा है ना, सी इसको देखिए, so this is, इसके आगे बीच में क्या है, जो गैप बना हुआ है ये क्या है बोलो, ये मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है। और जो नीचे आया है जिसको मैंने ये दिखाया था ब्राउन कलर का, वो सेरिबेलम है, खाली हिस्सा है, उनके अलग अलग काम है वो देखेंगे। अच्छा इसमें ये बीच में क्या है, मिड ब्रेन है, और ये जो आगे का हिस्सा होगा लगाने के बाद वो क्या होगा, फोर ब्रेन होगा। बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, ऐसे ही देख के पीछे देखो, ये लीजिए चलो। हाँ किसका, मेड्यूला ऑब्लांगाटा, दैट इज ऑब्लांगाटा, उसमें जो ब्रेन का फिगर है उसमें लिखा है। हाँ नाउ ओके, हम लोगों ने इसमें देख लिया हाइपोथैलेमस क्या होता है नया, हाइपोथैलेमस ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी का मास्टर। बात समझ में आ गई, आराम से करिए कोई भी चीज है, क्योंकि फिर एक बार होने से प्रोक्योर करने में फिर बहुत पैसा लगेगा, ठीक है। सो नुकसान नहीं करना है, आगे के बच्चों के लिए भी है, ये देख लिया ना। सो अब देखो हाइपोथैलेमस क्या बताया गया, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, कितना जूस सेक्रेट करना है कितना नहीं करना है वो सबको पिट्यूटरी ग्लैंड कर रही है, और उसका ये क्या है, दैट इज सेक्रेटरी है। तो मिड ब्रेन देख लिया, हिंड ब्रेन देख लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है जरा देखो, ये सही बता रही है, हाइपोथैलेमस यहाँ पे, यानी में अच्छा बताया ये, और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है, तो दैट इज, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी ग्रोथ ग्लैंड है, जिससे हमारी बढ़त होती है। ये इसको अमेंड कर लो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और यहाँ पे हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन का जो अंदर पार्ट है, हाँ अंदर, इसको लिखो मिड ब्रेन, ठीक है। अब अंदर वाले को लिखो क्रेनियम, दैट इज स्कल, और ये हो गया दैट इज मिड ब्रेन। नाउ ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो साथ में उसका असिस्टेंस है। नोट करो इसको, ब्रेन इज हाईएस्ट, नहीं तो अलग से टाइम लग जाएगा, जितना लिखा है नोट करिए, हाईएस्ट सर वो एसी का ओके थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ बॉडी। सो ये कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ बॉडी, इट इज लोकेटेड इनसाइड स्कल। ये किसके अंदर होता है, लोकेटेड इनसाइड स्कल, मेडुला के बाद क्या लिखा है, ऑब्लांगाटा। नाउ स्कल इज ए बोनी बॉक्स, ठीक है। अब ये जरा देखो, स्कल क्या चीज है, स्कल इज ए बोनी बॉक्स विच इज ऑल्सो नोन एज क्रेनियम। स्कल बोनी बॉक्स है ना, बोन का बना हुआ बॉक्स। तो अभी आपने देखा कि नहीं, इसी बॉक्स के अंदर ही तो ये सब ये रखा हुआ है, ये निकाल लिया, ये देख लो, ये सेरिबेलम, हिंड ब्रेन में वो सेरिबेलम जो फूल सर गोभी इसमें तो नोज के बारे में सब बता दिया।
चलो ब्रेन का मुझे ज़्यादा है। ये है ना सेरिबेलम, वो बाहर निकला ब्राउन कलर का। ये है ना, हिंड ब्रेन और भी बहुत सारा अंदर है, वो पूरा नहीं दिख रहा है, उसका सिर्फ एक हिस्सा है। समझ में आई बात? अब जरा देखो स्कल। स्कल क्या है? इट इज बोनी बॉक्स इन विच ब्रेन इज सिक्योर्ड, फ्लोट्स। क्या होगा? तो स्कल इज बोनी बॉक्स, also called cranium. ठीक है, also called cranium. In this, brain floats in cerebrospinal fluid. ठीक है, अब जरा देखो बिलो स्कल क्या होगा? There is ट्राइप्लोब्लास्टिक लेयर कॉल्ड मेनिंजेस। क्या क्या बताइए? ट्राइप्लोब्लास्टिक लेयर कॉल्ड मेनिंजेस, उनको मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, बिटवीन एनी टू मेनिंजेस, ट्राइप्लोब्लास्टिक का मतलब समझ गए? सो इट इज 3 layered. So between any two meninges, cerebrospinal fluid is filled. समझ में आ गई बात? जैसे एक बैलून के अंदर दूसरा बैलून तैरे, उसके अंदर तीसरा तैरा, उसमें भी पानी भरा, उसमें माइंड तैरे, सबके अंदर पानी भरा हो, तो क्या वो हिल डुल पाएंगे? अब बाहर एक वो लगा दो बहुत हार्ड बोर्ड, तो भी वो ब्रेन से नहीं टकराएगा ना इतनी आसानी। पहले पानी धीरे धीरे जाएगा, हटेगा, तब तो ब्रेन जाएगा। तो इस तरीके से बिटवीन एनी टू मेनिंजेस, किन्हीं भी दो मेनिंजेस के बीच में क्या रहेगी बताओ? ठीक है, ए फ्लूइड इज प्रेजेंट। क्या होगा? सेरिब्रो स्पाइनल fluid is present. Fluid is present. The same fluid is also present within the brain. समझ में आया कि मतलब जो सबसे अंदर की इसमें, सो ये कह सकते हो कि ब्रेन फ्लोट्स इन स्कल। उनमें क्या है बताइए? उस फ्लूइड का क्या नाम है? सेरिब्रो स्पाइनल। इन दिस वे हाइपोथैलेमस और मिड ब्रेन एक ही है क्या? हाइपोथैलेमस एक तरीके की एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ये इस पोर्शन का नाम है। यहाँ एक ग्लैंड है, उसे हाइपोथैलेमस है, और एक यहाँ पे ग्लैंड है। ग्लैंड को डॉट से प्रदर्शित करना, उसमें से जूस सेक्रेट होगा। और मिड ब्रेन इस पूरी चीज को कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस की लोकेशन किसमें है? मिड ब्रेन में। पिट्यूटरी ग्लैंड की भी मिड ब्रेन में। अब जरा देखो, इन दिस वे ब्रेन किसमें फ्लोट करता है? फ्लोट्स इन क्रेनियम। So, brain floats in cranium, जिसे क्रेनियम ना याद रहे उसका लिख दे। ओके, सो ओके, ब्रेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। क्या आप मुझे उनके नाम बता सकती हैं? 3 रीजन है, बताइए आप उनके नाम, बोलिए। सही है। सो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। उनके काम के आधार पर ये बंटवारा हुआ है इनटू 3 रीजन्स। कौन कौन से हैं? 4 ब्रेन, ऐसे मतलब 4 ब्रेन, ठीक है। और दूसरा क्या है? मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ओके, तो 4 ब्रेन का क्या काम है? ओके, 4 ब्रेन देखिए, 4 ब्रेन
it is also called cerebrum. It is also called cerebrum. It is main thinking part of brain. सबसे intelligent part है ये, सबसे sophisticated. So it is main thinking part of brain. ठीक है, हो गया तो दे दें सब लाइए. और भी किसी को कुछ देना है तो इधर रखें. सर सौम्या का ब्रेन वो सब ठीक हो जाएगा. आप दे दीजिए. अरे ये भी निकल गया, अंदर भी चला गया. चलो, ये तो मैं अभी 45 मिनट में लगा लूंगा. बात करिए. हाँ ठीक है, चलो. लेकिन आप सीख तो गई ना क्या क्या है. चलो, so it is the main thinking part of brain. इसका काम क्या है? It is a site of learning, reasoning, intelligence, personality and memory. देख लो, ये सब अलग अलग कलर से रंगा हुआ है. So that is learning, intelligence, personality, thinking, analysis. ये इसके अलग अलग पार्ट हैं, वो हम वीडियो में देखेंगे. वीडियो से ज़्यादा समझ में. इसमें हो सकता है थोड़ा फॉल्स हो, लेकिन वहाँ तो एक्यूरेट होगा. ठीक है, तो इसमें क्या क्या साइट है? सब अलग अलग कमरे बने हुए हैं इसी में, सेरिब्रम में. सेरिब्रम को ही तो फोर ब्रेन कहते हैं. तो ये क्या है? सो इट इज ए साइट ऑफ लर्निंग. लर्निंग की साइट है, और कोई भी चीज सीख सकते हो. रीजनिंग, किसी का थिक ब्रेन होता होगा, मोटा ब्रेन, थिक इंटेलेक्ट, तो फिर मोटी बुद्धि वाला जल्दी उसके ये सब काम नहीं कर. अगर ये सेरिब्रम कॉइल ना हैं? हाँ बोलो, क्या कह रही हो? सर, अगर ये घुमा हुआ है ना, अगर ये ना हो तो क्या होगा? इसमें मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं इसी में. अब ये देखो, इसमें क्या क्या चीज है? लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस. सो पर्सनालिटी ले रहा हूं. पर्सनालिटी एंड मेमोरी की जेस्चर, क्या कैसे आप चलते हो, बात करते हो, सबका एक मिला जुला रूप जो आपका है वो पर्सनालिटी है. और इसके अलावा क्या है? ये संग्रहित करता है. सेरिब्रम का पार्ट है वो आगे से पीछे तो पूरा फोर ब्रेन ही है. एक ही है पूरा. ये पूरा है कि क्वाइल स्ट्रक्चर. ऐसे करके. हाँ, इट इज ए क्वाइल स्ट्रक्चर जो उसमें पैक है. अभी वो हम दिखाएंगे जब इसकी एनाटॉमी, तो वो ब्रेन काट के वो पूरा खोल के दिखाएंगे. अब ये देखो, नाउ so these actions takes place at different area of forebrain. ये सब एक्शन कहाँ होते हैं? these actions take place at different area of forebrain. सर वो पर्सनालिटी के बाद मेमोरी है ना? अब मेमोरी लिखो. ठीक है, तो ये क्या करता है? एंड इंटरकनेक्टेड. व्हेन एनी मैसेज इज रिसीव्ड बाय फोरब्रेन, देन द अदर मैसेज स्टोर्ड इन मेमोरी इज आल्सो एसोसिएटेड विद इट, एंड व्हाटएवर एक्शंस परफॉर्म्ड इन प्रीवियस is also sent to that department. Then analysis is done. उसको thinking कहते हैं. वो सब ब्रेन में होता है. And the best command is prepared and that is sent to effectiveness. तो जब तुम किसी छुओगे तो वो देखेगा कि पहले क्या किया था या कैसा हुआ था, और सबसे अच्छा मैसेज में वो क्या हो सकता है. ठीक है ना? When any signal comes to brain. अब देखो, when एनी सिग्नल. अब देखो, शुरू में जब तुम साइकिल चलाए
हैंडल हिलना नहीं चाहिए, सीधे बैठो, ऐसे ऐसे ऐसे। और फिर बाद में तुम साइकिल चला रहे हो, आप पता नहीं कब आगे साइकिल चलाई, लेकिन हम तो खोए थे। तो बाद में वो चीज कहता है चलो तुम मिड ब्रेन संभालो, बहुत दिन हमने देख लिया, शुरू में बहुत दिमाग लगाए, अरे क्लच न छूट जाए, ये न छूट जाए, तो वो सब होता है। शुरू में फोर ब्रेन काम करता है, नई चीज सीखते हो, और बाद में ऐसे कह दो खट से सोए सोए उठा दो, अंशिका डांस करने लगे। होता है नहीं, तब उन्हें फिर कोई ये नहीं। और शुरू में ये हाथ ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, बड़ा वो होता है करने में। लेकिन बाद में अब साइकिल चलाने में सोचना पड़ता है क्या तुमको? नहीं, पहले ये पैडल रखे कि पहले वो कभी सोचते हो? कभी नहीं सोचते हो ना। या आप लोग जब भी बाइक चलाते हो सोचते हो कभी? तो या चलने में कभी सोचते हो? जबकि जितना एक बच्चा सोचता है, एक नोविस, लेकिन फिर वही चीज किसको सौंप दी जाएगी? हैंड ब्रेन को, कि अब हम ये सब जितना दिमाग दूसरी चीज सीखेंगे अब यही करते रहे। इवन कंप्यूटर में टाइप राइटिंग करने वाला भी ऐसे ही बातचीत करेगा, वो करता रहेगा। तो कैसे हो रहा है? वो जब अभ्यस्त हो जाता है माइंड, तो कहता है अब इस पे नहीं सोचना है, काम करते रहो। समझ में आई बात की नहीं? तो हैंडओवर किसको करता है? मिड ब्रेन को। मिड ब्रेन को कर देगा। तो अभी शुरू में क्या होगा? व्हेन एनी सिग्नल इज रिसीव्ड by forebrain, then the previous similar informations are decoded. जो previous similar information in memory box होगी उनको क्या करा जाएगा? निकाल लिया जाएगा। and it is analyzed with them. जो मान लो तुमने कभी गर्म चीज छुई, तो वो अब वो पीछे से जो कभी और भी छुई होगी उसको निकालेगा और देखेगा उस हालत में तुमने क्या किया था, उनसे मैच करेगा, उनका विश्लेषण करेगा और एक कमांड तैयार करेगा कि हाँ हाथ उठा लेना चाहिए। या ऐसे भी हो कि मान लो टीचर ने तुम्हें डराया है, तो तुम सोचोगे पहले कब कब डराया गया, तो उस समय हमने क्या किया, तो बोला इग्नोर करना ठीक है। ऐसा होता है। बहुत अच्छा डराया, सब मजा आ गई, आज तो डर, कितना अच्छा डराते हो। तो उन्होंने सोचा कि वो एग्जाम में नंबर कम कर देगा, तो इससे अच्छा डर जाना ठीक है, हम तो बहुत डर गए। ऐसे होता है कि नहीं? सो बेस्ट कमांड इज प्रिपेयर्ड। और फिर उसके बाद क्या होता है कि दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय योर फेस। तो वो लोग कहते हैं कि कल फिर डराएंगे, आज इतना ही रहेगा। चलो सर 10 के आगे तो क्या होगा? तो वो कल का सब कुछ रख दिया। सर ये शीट। हेलो, आज ये सार्थक पढ़ाई करता है घर पे क्या? ये यहाँ कुछ करता ही नहीं है, नोट भी नहीं करता। आगे उसकी कॉपी देंगे कुछ। हाँ सार्थक अभी है तो कुछ लिखा है, तो ये लिखता ही नहीं है। जो रोज इसको टेस्ट लेते सब बच्चे लिखते रहते हैं क्लास में। कुणाल तो कितना तेज है, इनके बड़े भाई टॉपर हैं। यस हेलो, हाँ कम से कम लिखे तो, जो रोज पढ़ाया जा रहा है कॉपी में नहीं नोट करेगा तो क्या करेगा? हमने आज इसको आगे बैठाया, हमने कहा पीछे बैठने से भी गड़बड़ होती है, कम से कम अलग बैठो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। सर लर्निंग के बाद कॉमा है ना अर्पिता, मैथ्स में लर्निंग इस बार कितना आएगा? रीजनिंग इंटेलिजेंस। मैथ्स में क्या बता सकते हैं? सर्कल, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री और ट्रायंगल्स। सर्कल भी आ रहा है? हाँ कब? अगस्त
हाँ, वो तो ट्रिग्नोमेट्री सर ये पता नहीं क्या खेल खेल रहा है सर ट्रिग्नोमेट्री और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री सितंबर में। हाँ तो ठीक है। हमारे कोर्स है तो टाइम पास कर रहा है। वो कैसे टाइम पास करता है स्ट्रिक्ट है। ओके वेलकम। स्ट्रिक्ट है। अरे कल साक्षी सृष्टि उन्हें पढ़ाने को कहा है जो जो ट्यूशन जाता है अब वही पढ़ाएगा। कहाँ? तुम यही तो हुआ था ना तभी तो ये इनका बात कर रहे मालूम थे। पड़ेगा ट्यूशन जाता है। क्या